वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। दोस्तों मैं इनके शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि 2020 के आखिरी दिन के आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया से संबंधित, एनबीएफसी से संबंधित। ठीक है, एनबीएफसी क्या होती है, कंपनी से एनबीएफसी क्या अलग है, बैंक से एनबीएफसी क्यों अलग है, और इंडिया के जितने मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली बात। अब हम लोग दूसरी बात क्या करते हैं? दूसरी बात ये है कि आज क्या है, 31 दिसंबर। ठीक, कौन सा दिसंबर? 2020 का। 2020 कौन सा साल? सबसे खतरनाक साल, आज तक के इतिहास का सबसे खतरनाक साल, कोरोना। हमने क्या झेला? हमने झेला लॉकडाउन। आपका 31 दिसंबर कैसा निकला? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि आपका 31 दिसंबर कैसा निकला। आपने इस साल क्या क्या किया? देखो मेरा कैसा निकला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, देन आफ्टर कोरोना 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 और साल फिनिश। ठीक है, ये हमारा पिछले साल रहा। लेकिन एक अच्छी चीज रही, क्या? आप जुड़े अनअकैडमी के साथ में, और अनअकैडमी क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये आपको घर बैठे स्टडी करवा रहा है। लॉकडाउन में क्या हुआ, हम लोग घर बैठे ना, लेकिन आपकी स्टडी चालू थी, आपका नेट चालू था, आपकी स्टडी चालू थी। ठीक है, तो ये हमने किया। लेकिन अब इस साल 2021 जो आने वाला है उसके लिए हम लोग कुछ संकल्प लेते हैं। संकल्प ये है कि पहला तो दोस्तों 2021 एक खुशखबरी ये लेके आएगा आपके लिए कि 2020 में जितनी भी वैकेंसियां अटकी हुई थी, ठीक है, वो वैकेंसियां होने वाली है 2021 के अंदर। तो आपको उसके लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है, बहुत ही अच्छा अवसर मिलने वाला है जो आपको करवाएगा 2021 की तैयारी। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ दोस्तों, ना सिर्फ आप यूजीसी नेट क्लियर करें बल्कि आप जीआरएफ लेके आएँ और इस साल के एंड तक आप अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब को भी सिक्योर कर लें। इस काम में हम आपकी पूरी मदद करेंगे दोस्तों, पूरी मदद। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी बांध के एक बार जोर से ये बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। यू कैन डू इट फ्रेंड, यू कैन डू इट। ओके मैडम, तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं अपना टारगेट अचीव, जो लक्ष्य बना रहे हैं। इसलिए मैं आपने आपसे रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने जीवन का 2021 के लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं। जब उस छोटे से लक्ष्य को आप पा लें, फिर दूसरा लक्ष्य बनाएं, फिर तीसरा लक्ष्य बनाएं। क्योंकि लक्ष्य छोटा क्यों रखना है? लक्ष्य छोटा इसलिए रखना है दोस्तों कि आप उसको पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। हम अगर एक साथ बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। ठीक है मित्रों, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। जीवन सफल नहीं होगा मतलब हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई 1 तारीख से सुबह 5 बजे उठ के मैं रोज सुबह सुबह घूमने जाऊंगा। ठीक है, मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं रोज सुबह सुबह घूमने जाऊंगा। अब उस केस में क्या हुआ, मेरा नियम 1 दिन चला, 2 दिन चला, तीसरे दिन नियम खत्म, चौथे दिन नियम खत्म, 5वें दिन नियम खत्म। ऐसा लक्ष्य नहीं दोस्तों, आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। एक छोटा लक्ष्य बनाइए जिसको आप आसानी से पा सकें। ठीक है, और हमारे साथ आप जुड़ते रहिए। मैं आपके को जो मेरी सब्जेक्ट की तैयारी है इकोनॉमिक्स की और पेपर 1 के लिए हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की जो स्टडीज़ है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मित्रों मैं आपसे ये एश्योरेंस देता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ ज़्यादातर एग्जाम में आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 70 से 80% क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे आपके मेरे पढ़ाए हुए के अंदर से। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमने जो अब तक पढ़ा है आगे हम उससे बेहतर पढ़ेंगे। ठीक, तो मेरी आपसे क्या इल्तिजा है? मेरी इल्तिजा है कि एक तो सोशल मीडिया से आप दूरी बनाएंगे, सोशल मीडिया से आप दूर रहेंगे। क्यों? सोशल मीडिया आपके कोई काम का नहीं है। फेसबुक और आपका ट्विटर और इंस्टा, ठीक है, इन 3 चीज़ों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलें। यही नहीं दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा कोई भी काम जो आपका समय खराब करता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी समय खराब करता है, वो समय आप उस काम को दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से। देखो दोस्तों, इस 24 घंटे के जीवन के अंदर आपके कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो घर मतलब जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। ठीक है, तो आपको जो भी आपको बाहर का काम करने हैं, जो भी कहीं जाना है आना है, उन घंटों में कीजिए। जैसे एक अच्छा जो बल्लेबाज होता है दोस्तों,
वो खराब बॉल को रोक लेता है, मतलब स्पिन बॉल आएगी वो वहीं पे उसको रोक देगा, या और एक अच्छी बॉल जो आएगी ना उसको वेट करेगा और सिक्स मार देगा। आप ही को वैसे करना है दोस्तों, जो आपके जीवन का अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको आप ऐसे कामों में लगाएं जो आपकी फैमिली के लिए है। जो घर वाले कहते रहते ना कुछ काम ही नहीं करता, कुछ काम ही नहीं करता, तो उस घंटों को आप उस समय में लगा दीजिए। यानी अगर आपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का टाइम भी अगर अपने फैमिली को दे दिया ना तो आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, ठीक। और बचा हुआ टाइम आपकी स्टडी में लगाइए, स्टडी में लगाइए दोस्तों। अपने माँ बाप की आंखों में देखिए, उन्होंने आपके लिए कुछ सपने पाल रखे हैं, उन सपनों को पालने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए 2021 आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। मैं और मेरी टीम, पूरी अनअकैडमी की जो टीम है वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। किसी प्रकार का आपका प्रश्न हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे वो प्रश्न पूछिए, हम उसका जवाब देंगे आपको, ठीक है। कैसे कोई सवाल जो आपके कैरियर संबंधित हैं, आज जवाब नहीं मिलेगा तो कल या परसों की जो क्लास होगी उनमें मिलेंगे, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन आंसर छोड़ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे, ठीक है। मैं और मेरी टीम पूरी आपकी मदद करेंगे 2021 के मोटिव को पाने के लिए। तो लक्ष्य 2021 के लिए आपको जुट जाना है दोस्तों। और एक खास बात, हमारी जो फीस है अनअकैडमी की प्लस प्रोग्राम की, वो फीस बढ़ने वाली है आज रात से। तो अब तक आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हमारे कोड NKS लाइव के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। NKS लाइव का कोड आपको यूज करना है मित्रों। देखो दोस्तों, साल आ रहे हैं जा रहे हैं, साल आ रहे हैं जा रहे हैं। आज जब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यानी 31 मार्च पे, तो हमें ये देखना चाहिए कि पिछले साल में हमने क्या पाया और जो क्या खोया, और जो खोया उसको हम अगले साल पे पाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो गलतियां पिछले की हैं उस गलती को हम दोहराएंगे नहीं, आगे कभी भी नहीं दोहराएंगे। क्योंकि चाणक्य ने एक शब्द कहा था कि सभी प्रयोग आप अपने ऊपर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। कुछ चीज़ें हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। तो किसी दूसरे ने पिछले साल में कोई गलती करी है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। कि वो गलतियाँ, जैसे कोई रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति ने ठोकर खाई, तो हमें जरूरी है कि उस पत्थर से ठोकर खा के हमें मालूम चले कि उसकी चोट कितनी गहरी है। हम उससे साइड भी चल सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों यही आपको जीवन में ध्येय रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग रिमार्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। दोस्तों आज जैसे तो 31 दिसंबर है, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे, NBFC के बारे में बात करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की जो रेलेवेंस है वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे आज को, ठीक है। तो दोस्तों NBFC होती क्या है, ये आपने नाम सुने होंगे, इंडियन इन्फ्लुएंस, टाटा कैपिटल, LIC, रियलिगेयर, DHFL, फुल टर्न, ऐसी कंपनियों के नाम आपने खूब सुने होंगे। ये कंपनियां होती क्या है दोस्तों, ये होती है NBFC। सर ये NBFC क्या होती है, हमें तो ये बताओ ये NBFC होती क्या है मित्रों। NBFC क्या होती है, NBFC की फुल फॉर्म जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। क्या है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जिनको बोलते हैं। सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझिए कि NBFC उन कंपनियों को कहते हैं जो कि दिखती तो बैंक जैसी हैं लेकिन बैंक होती नहीं है। दिखती बैंक जैसी हैं, काम भी बैंक की तरह करती हैं, लेकिन बैंक नहीं होती हैं, ठीक। सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए दोस्तों, जब भी कोई बैंक बनता है तो उस बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू एक लाइसेंस दिया जाता है और एक बैंक को मिनिमम 500 करोड़ की कैपिटल अपने पास में रिजर्व में रखनी पड़ती है, तब वो बैंक बनता है। RBI उसको लाइसेंस देता है, ठीक। लेकिन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे हमारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुथूट गोल्ड, ठीक है, चोलामंडलम, ये सब क्या है, ये हमारी NBFC हैं। अब अंतर क्या है सर इसके अंदर, वो अंतर को समझते हैं, क्योंकि अंतर ही आपको इसकी जो परिभाषा है उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस आपकी उस परिभाषा को पूरा क्लियर कर देगा। अब मैं ये समझता हूँ कि इधर मैं लिख रहा हूँ बैंक्स, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं हम लोग NBFC, ठीक है। अब बैंक्स कैसे बनते हैं, बैंक्स मांगते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मैंने आपको बैंकिंग सेगमेंट में ये डिटेल से बताया है
ठीक है। तो हमारे बैंक्स कैसे बनते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से बनते हैं। ठीक। एनबीएफसी कैसे बनते हैं? एनबीएफसी सिंपल कंपनीज एक्ट 1956 जो अमेंड कब हुआ? जो 2013 के अंदर अमेंड हुआ। ठीक है। इसके तहत ये कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। पहली वो क्लियर सर, तो सिंपल सा डिफरेंस है। दूसरा, एक बैंक बनाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 500 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल चाहिए। ठीक। एक एनबीएफसी बनाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? दोस्तों, एक एनबीएफसी बहुत छोटे अमाउंट के रूप में, यानी आपके पास में अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना रहे हैं तो 5 करोड़, अदर फाइनेंस कंपनी बना रहे हैं तो 2 करोड़, और अगर आप ऐसी फाइनेंस कंपनी बना रहे हैं जो रिफाइनेंसिंग का काम करती है, ठीक है, दूसरे एनबीएफसी को भी फाइनेंसिंग करती है, रिफाइनेंसिंग काम करती है, तो उसके लिए 200 करोड़। यानी अब आप समझो, बैंक से बहुत छोटे कैपिटल बेस के अंदर आपकी एनबीएफसी खुल रही है। ठीक है। दूसरा, बैंक जो एनबीएफसी होती हैं इनको कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करने हैं। कैसे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, क्योंकि उस रेगुलेशन एक्ट के अंदर वो आ ही नहीं रहे, फॉलो ही नहीं कर रहे। ठीक। सर, समझ में आ गई बात? दोस्तों, एक कंसेप्ट है, मैं आपको आगे करूंगा, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसके बारे में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। दोस्तों, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी। मॉनेटरी पॉलिसी का एक भाग जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया क्रेडिट राशनिंग। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एक नियम है कि कुछ बैंकों को क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर करना पड़ता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि जून 2020 के अंदर आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने क्या कहा कि कोई भी बैंक जो इंडियन बैंक काम कर रहा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उसको अपनी जो लैंडिंग कर रहा है वो 100 रुपये मान लो उसने लैंडिंग की, तो उसका 40% उसको उस नोटिफिकेशन के हिसाब से उधार देना है, लैंडिंग करनी है, और 60 रुपये अपने हिसाब से। उस 40 में से कुछ पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कुछ पैसा उसको वीकर सेक्शन के अंदर। तो इसके लिए हम लोग अलग से सेपरेट लेक्चर हमारा आएगा अगला वाला, जिसमें हम लोग केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और एनपीए पढ़ेंगे। जो एनपीए क्या होते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो क्या होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, ये हमारा अगला लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स हैं वो केवल बैंकों पे लागू होते हैं, पीएसएल के नॉर्म्स हमारे एनबीएफसी पे लागू नहीं होते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर दोस्तों? अगली बात, एक कंसेप्ट करवाया था मैंने बैंकिंग के अंदर, कासा। ठीक है, कासा। सर, ये कासा क्या होता है? कासा सीए करंट अकाउंट और एसए सेविंग अकाउंट, यानी जो हमारे बैंक्स होते हैं वो कासा से, यानी लोगों का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और उससे पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, उन बैंकों से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट खोल के ये बैंक ले सकते हैं, लेकिन हमारी एनबीएफसी कंपनियां ये नहीं ले सकती। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जब कोई बैंक बन जाता है तो वो बैंक आम कस्टमरों का अकाउंट खोल सकता है, उनसे पैसा कलेक्ट कर सकता है और अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। यहाँ से फंडिंग एक तरीके से बैंक को मिल जाएगी, लेकिन एनबीएफसी को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा सर क्या डिफरेंस है? इसके अलावा एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, मैंने आपको बताया था बैंक्स जितने भी होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उनको एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना आवश्यक है। ठीक सर, एसएलआर सीआरआर के नियम किस पे लागू होते हैं? जी बच्चों, एसएलआर सीआरआर के नियम केवल और केवल बैंकों पे लागू होते हैं। क्या एनबीएफसी लागू होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो एनबीएफसी को कोई भी एसएलआर और सीआरआर के नियम को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगला पॉइंट क्या है कि जो बैंक्स होते हैं वो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जबकि एनबीएफसी ये कर सकती हैं। और कुछ एनबीएफसी तो मैं आपको बताऊंगा जो केवल काम ही इन्वेस्टमेंट का करती हैं। ठीक है, कुछ एनबीएफसी तो काम ही केवल क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट का करती हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली अंतर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और कंपनीज के अंदर। अब सर, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाई क्यों गई? आपके मन में ये भी तो प्रश्न उठ सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, इन एनबीएफसी को मैनेज भी तो कोई करता होगा दोस्तों। तो इन एनबीएफसी को, इनका जो मोटिव है, किस लिए एनबीएफसी बनाई गई है, जैसे गोल्ड के लिए बनाई गई है, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई है, तो जिस पर्पज से इसको बनाया गया है, तो आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ये सब इनको अलग अलग पर्पज के हिसाब से इनको मॉनिटर करती हैं, मैनेज करती हैं। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे? जी क्लियर है। अब मैंने बताया कि ये बनाए क्यों गए, एनबीएफसी लाई क्यों गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि बैंकिंग लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल काम है
और इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा फाइनेंशियल इंक्लूजन का कि सभी को समावेशी विकास करना है और सभी लोगों तक बैंकिंग एक तरीके से नीचे तक पहुंचे, सभी लोगों को देश की इस ग्रोथ का, लोन का, इन सब का फायदा मिले। उसके लिए क्या था, बैंकों का जो पेनिट्रेशन था वो बहुत छोटा पड़ रहा था, उसको गैप को फिल करने के लिए, ठीक है, जैसे ये बैंक्स हैं और ये बैंक्स नीचे तक यहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको नीचे तक लेके आने के लिए इस गैप को फिल किया हमारी एनबीएफसी ने, ठीक है, और एनबीएफसी ने अपनी पेनिट्रेशन कहा रूरल में नीचे से नीचे तक पहुंचाई अपनी, ठीक। तो एक तो उसका फायदा क्या हुआ कि लो कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ 5 करोड़ के अंदर ये हमारी जो छोटी एनबीएफसी हैं वो खुल जाती हैं। इजी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये इनकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम एम्प्लॉय से काम करती हैं, तो इनकी इजी अवेलेबिलिटी है, सब जगह अवेलेबिलिटी है। अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, बिना अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं भी है तो भी ये कंपनियां लोन दे देती है, हालांकि इनकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहती है। आप देखो जो चीज़ जितनी आसानी से मिलेगी उसकी इंटरेस्ट रेट उतनी ही ज़्यादा रहेगी, तो ये इजी अफोर्डेबल है लेकिन इनकी इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होती है। और इंडिपेंडेंट पॉलिसी, यानी आप जितने भी बैंक्स हैं उन बैंकों को आरबीआई की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, उनके नियम कायदे कानून को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारी जो एनबीएफसी हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हें किसी प्रकार की जो पॉलिसी है वो फॉलो नहीं करनी पड़ती आरबीआई की, तो उनको वो अपनी पॉलिसी बनाए और उसको फॉलो करें, ठीक। तो इससे क्या हुआ, आम आदमी को ये फायदा हुआ कि उनको नीचे तक जो है ना लोन मिलना आसान हो गया, ठीक है। अभी एनबीएफसी के प्रकार क्या है दोस्तों, दोस्तों एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, तो वो अपना एक पर्पस डिसाइड करती हैं कि वो कंपनी क्या काम करेगी, क्या वो गोल्ड फाइनेंस का काम करेगी, क्या वो व्हीकल फाइनेंस का काम करेगी, क्या वो हायर परचेज का काम करेगी। तो इस प्रकार से जो उनका मोटिव है उस मोटिव के हिसाब से क्लासिफिकेशन है इन एनबीएफसी का। जैसे कुछ कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस का काम करती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं, कुछ गोल्ड का, कुछ इक्विपमेंट लीजिंग का, ठीक है। इस प्रकार से हर कंपनी का एक अलग मोटिव होती है और उस अलग मोटिव के हिसाब से उस एनबीएफसी की फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि एनबीएफसी होती क्या है, एनबीएफसी क्यों बनाई गई, एनबीएफसी के लिए कैपिटल की कितनी आवश्यकता है और एनबीएफसी का मेन पर्पस क्या था, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है आपको, आगे बढ़े हम लोग। दोस्तों कुछ भी भारी नहीं है, सब कुछ आसान आसान है, साधारण भाषा में हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, बहुत छोटे से बहुत आसान शब्दों से हम लोग चल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे फाइनेंशियल हाउसेस के, यानी बड़े जो फाइनेंशियल ग्रुप हैं इंडिया के, ठीक है, जो कि बैंक भी नहीं है और जो एनबीएफसी नहीं है, ठीक है। तो आज़ादी के बाद में दोस्तों, आज़ादी के बाद में कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ी जो कि बैंक के अलावा जिनकी आवश्यकता थी, जो कि बैंक नहीं है, जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको डायरेक्ट फंडिंग कर सकें, ठीक है, जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको डायरेक्ट फंडिंग कर सके, उस सेक्टर वाइज किस सेक्टर में कौन सी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो काम करेगा, ठीक है। तो अलग अलग फाइनेंस जो सेक्टर थे, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए और उन बिजनेसेस की, उन सेक्टर्स की मदद करने के लिए, जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, आईएफसीआई, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, ठीक है, ये सबसे पहले बनाया गया 1948 के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद करने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर हमारा बनाया गया आईसीआई। देखो आईसीआई के दो भाग हैं, ठीक, आईसीआई के दो भाग हैं, एक है 1955 में बनाया गया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो क्या करता था, बड़े बिजनेस हाउसेस को फंडिंग करता था। दूसरा बना 1995 के अंदर बैंकिंग लाइसेंस कब मिला आईसीआई को, 1995 के अंदर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, या आपको याद रखना है पहला पर्पज नाम क्या है, दूसरा बनाया कब गया, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है आपसे, कई एग्जाम की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, ठीक है, कई एग्जाम में आपसे क्रॉस इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस केसेस के अंदर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो नाम और दूसरा उसका ईयर और एक पर्पज, ये दो तीन चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैंने बताया आपको आईएफसीआई 1948, उसके बाद में आईसीआई 1995 और उसके आईसीआई को बैंकिंग लाइसेंस कब मिला, आईसीआई बना 1955 के अंदर और आईसीआई को जो लाइसेंस दिया गया दोस्तों वो कब दिया गया, 1995 के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, आगे बात करते हैं हम लोग नाबार्ड की। नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड है क्या मित्रों, नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 के अंदर, ठीक।
क्यों हुई? अब नाबार्ड के नाम में ही नाबार्ड का पर्पज छिपा हुआ है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी सर, बिल्कुल सही है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर फंडिंग करने के लिए। देखो दोस्तों, नाबार्ड बैंक नहीं है, ठीक है, नाबार्ड बैंक नहीं है, लेकिन नाबार्ड किसी भी व्यक्ति को, आम आदमी को पैसे की फंडिंग भी नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, नाबार्ड अपना जितना भी पैसा है वो रीफाइनेंस के माध्यम से एजेंसियों तक पहुंचाता है, ठीक है, रीफाइनेंस के माध्यम से एजेंसियों तक पहुंचाता है। यानी ये खुद फंडिंग नहीं करता, नीचे की तरफ ये बैंक्स या कॉर्पोरेट सोसाइटी और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से ये इनको पैसा देता है, और इसके माध्यम से इसके द्वारा इन सेक्टर में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर पैसा खर्च करवाया जाता है। ठीक, इस ऐसा है कि सर बिल्कुल ऐसा ही है। जो बड़े फाइनेंशियल हाउसेज होते हैं, जैसे नाबार्ड की बात करो, हमारे सिडबी की बात करो, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? हमारी नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक, राष्ट्रीय आवास बैंक, ये सारे क्या हैं? ये हमारे रीफाइनेंसिंग एजेंट हैं, रीफाइनेंसिंग एजेंसी हैं, जिनके पास सरकार के द्वारा फंड आता है, और उस फंड को वो अपने पर्पज के हिसाब से नीचे की तरफ पास ऑन करते हैं, और देन आफ्टर वो पैसा नीचे की तरफ आम पब्लिक में पहुंचता जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने आपको बताया नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुई, एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, और वी शिवारमन कमेटी बनाई गई थी 1981 के अंदर। वी शिवारमन कमेटी बनाई गई थी दोस्तों 1981 के अंदर। इस कमेटी की रिकमेंडेशन की बेसिस के ऊपर नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे नाबार्ड की स्थापना की गई। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब नाबार्ड का काम क्या है? जो रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इनको लॉन्ग टर्म फंडिंग अवेलेबल कराना। रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म फंडिंग अवेलेबल कराने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को लॉन्ग टर्म फंडिंग करवाने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? अच्छा, इसके साथ नाबार्ड के साथ एक खास बात और जुड़ी हुई है दोस्तों। क्या जुड़ी हुई है? आपने एक नाम सुना होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आप हर बजट के अंदर RIDF पढ़ते होंगे, RIDF सीरीज 16, RIDF सीरीज 17, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? अब याद करो थोड़ा सा मनी एंड बैंकिंग को वापस। मैंने आपको क्या करवाया था? CRR और SLR। देखो कंसेप्ट कैसे जुड़े हुए हैं, चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई है एक दूसरे से। वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, हर चीज आपकी वही चीज रिवाइज होती जाएगी उस कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। जैसे CRR SLR मैंने आपको पढ़ाया, हर बैंक को CRR, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को CRR SLR मेंटेन करना होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बैंक CRR SLR मेंटेन नहीं करते उन पे फाइन पेनल्टी भी लगवाई जाती है, और उस पैसे को, ठीक है, बैंक रेट से उन पे फाइनल पेनल्टी लगाई जाती है। अब सपोज करो कोई बैंक ने मैनेज नहीं किया, या कोई बैंक ये चाहता है कि उसको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों? ये पेनल्टी लगाई जाती है। उसके बाद में मैंने एक आपको कंसेप्ट करवाया PSL का, या तो बैंक रेट का 10 पेनल्टी लगा दी। अब याद करो दूसरा पॉइंट, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वो मैंने अभी आपको करवाई थी। चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं दोस्तों। कंसेप्ट यहाँ बताया, CRR SLR जो मेंटेन नहीं करता उस पर क्या लगती है? बैंक रेट से पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी RBI ने जून 2020 के अंदर, उससे पहले 2015 के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाल रखा था। उस नोटिफिकेशन का अपडेटेड वर्जन आया 2020 में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे डिटेल से। तो PSL होते क्या है? PSL होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें RBI ये कहता है कि अगर आप 100 रुपये का लोन देते हैं तो 100 रुपये के लोन में 40% हिस्सा आप हमारे हिसाब से खर्च करेंगे। यानी कुछ पैसा आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दें, कुछ पैसा आप हाउसिंग फाइनेंस में दें, कुछ पैसा आप वीकर सेक्शन में दें। इस टाइप से अलग अलग सेक्टर के अंदर से लोन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब कुछ कंपनियां, मान लो कुछ बैंक्स ऐसे हो सकते हैं कि जो इन एरियो के हिसाब से, जैसे RBI ने बताया वैसे लोन नहीं दे रहे हो सकता है ना ऐसा पैसा। तो जिन लोगों को ये लोग पैसा नहीं दे पाते, तो जो गैप जितना रह जाता है ना, यानी मान लो 100 रुपये में से 40 देना था और इन्होंने 28 रुपये खर्च कर दिया, ठीक, तो ये 12 रुपये का गैप हुआ। तो RBI ने कहा, क्या कहा कि इस 12 रुपये को आप किसको दे दो? नाबार्ड को दे दो। इसमें दे दो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड के अंदर।
उसके बाद नाबार्ड इस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, इन सब के माध्यम से इस पैसे को खर्च करता है नीचे की तरफ, उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए ये पैसा लाया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पीएसएल की नॉर्म्स पूरा नहीं करने पे बैंकों द्वारा फंड दिया जा सकता है नाबार्ड को, और वो जो नाबार्ड के द्वारा जो फंड दिया जाता है उसको हम बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कंसेप्ट क्लियर है। ये नाबार्ड का वर्क होता है। वर्तमान में नाबार्ड की जो कैपिटल है वो कितनी है दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपया नाबार्ड की कैपिटल है। आगे बढ़ो दोस्तों, सर आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई दोस्तों 9 जुलाई 1988 को। ठीक है, 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना होती है। और राष्ट्रीय आवासिंग बैंक के लिए एक एक्ट लाया जाता है 1987 में। तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो नेशनल हाउसिंग बैंक, ये किस पर्पज के लिए बनाया जाता है, हाउसिंग सेक्टर की को फंडिंग करने के लिए। हाउसिंग सेक्टर की फंडिंग हमारा राष्ट्रीय आवास बैंक करता है। और ये कैसे फंडिंग का अवेलेबल कराता है दोस्तों, ये भी मैंने क्या बताया, रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। क्या है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, यानी ये स्वयं लोन नहीं बांटता, ये भी क्या करता है, नीचे की तरफ लोन बांटता है। ठीक है, नीचे की तरफ जितने बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन एनबीएफसी हैं, इनके माध्यम से पैसा अवेलेबल कराता है। और जो पर्पज है, यानी इन हाउसिंग फाइनेंस का पर्पज क्या है, हाउसिंग फाइनेंस में डेवलपमेंट हो, उस पैसे पे उसको खर्च किया जाता है। ठीक, कुछ समय पहले तक, जून 2019 तक जो नाबार्ड और हाउसिंग फाइनेंस बैंक एनएचबी, ये क्या थे, ये हमारी आरबीआई की सब्सिडरी थी। फिलहाल ये दोनों गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इनके स्टेक को किसने खरीद लिया, गवर्नमेंट ने खरीद लिया है मित्रों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों रेजिडेक्स इंडेक्स की। ये रेजिडेक्स इंडेक्स क्या होता है, देश में आवास के क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हो रही है उसके लिए एक जो हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये रेजिडेक्स इंडेक्स निकालता है हर साल। ठीक है, उसके अंदर ये बताया जाता है कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो हाउसिंग डेवलपमेंट है उसमें कितनी डेवलपमेंट हो रही है इसके लिए। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है कि रेजिडेक्स इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, एनएचबी के द्वारा। एनएचबी के द्वारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, निर्माण 9 जुलाई 1988, रेजिडेंस इंडेक्स, ठीक है, और पर्पज, किस लिए ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात करते हैं दोस्तों सिडबी। ठीक है, सिडबी का पूरा नाम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, यानी खुद फंडिंग नहीं करती है। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ, 2 अप्रैल 1990 को। कहाँ पे हेड ऑफिस है, लखनऊ के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। सिडबी क्या करती है, तो सिडबी हमारा एमएसएमई, छोटे उद्योग है ना, एमएसएमई और वीकर सेक्शन वाले जो उद्योग हैं, काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए फंडिंग अवेलेबल करवाती है। ठीक है, नीचे की तरफ फंडिंग बांटती है और उस पैसे को किस काम में लिया जाता है, इन लोग पर्पज के लिए काम लिया जाता है। अभी आपको पता है मुद्रा बैंक बना था, MUDRA, मुद्रा बैंक बना था, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी, उसको फंडिंग हमारी सिडबी ने की थी। ठीक, कितनी की थी, 20,000 करोड़ रुपए। बाद में ये सब्सिडी थी किसकी, सिडबी की, लेकिन बाद में इसको सेपरेट कंपनी बना दिया गया अलग से। ठीक है, और सिडबी किसकी सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, सिडबी है हमारी IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका निर्माण 1964 में हुआ था, उसकी सब्सिडरी कंपनी है हमारी सिडबी। ठीक है दोस्तों, सिडबी हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1964 में हुई, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक, किस लिए काम करती है, ये काम करती है दोस्तों स्मॉल स्केल के जो बिजनेस होते हैं, MSME है, जो वीकर सेक्शन के बिजनेस हैं, उनके लिए फंडिंग अवेलेबल कराती है। कैसे करवाती है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी के माध्यम से फंडिंग अवेलेबल करती है। 2 अप्रैल 1990 को उसकी स्थापना हुई। ठीक है, और लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। कोई दिक्कत है दोस्तों, किसी प्रकार को देखो, मेरा स्वभाव ऐसा है दोस्तों कि मैं कुछ भी चीज़ इधर उधर की ना पढ़ा के, जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है चीज़ें, वो आपको पढ़ाई जाए, क्योंकि टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरा पहला स्टेटमेंट में, ओपनिंग रिमार्क में, मैंने भी आपको ये कहा था कि क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है,
हम लोग बहुत कुछ छोड़ देंगे तो हम लोग हमारे ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग सब कुछ पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग नहीं पहुंच सकते। दोस्तों बच्चों की उसमें जब कमरों में देखते हैं तो एक एक सब्जेक्ट की 8-8 10-10 किताबें रहती हैं, 20-20 किताबें रहती हैं, और बच्चे उनको किताब उठा के पन्ना भी नहीं पढ़ते। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, कम पढ़ो बेहतर पढ़ो, कम पढ़ो क्वालिटी का पढ़ो। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, कम पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्वालिटी का पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं दोस्तों हमारी, किसकी बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मित्रों इसकी कहानी है, कहानी क्या है, देखो आज़ादी से पहले 1818 में सबसे पहले जो भारत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई, उसका नाम क्या था, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्या नाम था दोस्तों, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गई सर। सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसको कहते हैं, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, जो आपकी लाइफ का इंश्योरेंस करती है। यानी आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया, या तो वो मनी बैक पॉलिसी होगी, यानी कुछ समय तक आपको पैसा मिल जाएगा, या मैच्योरिटी में पैसा मिल जाएगा, या इन बिटवीन आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को पैसा दे दिया जाता है। ये काम करती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ। सबसे पहले बनाई गई 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद जो हमारे सुरेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी दोस्तों, जिसका नाम था हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी। क्या नाम था, हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी। इसी कंपनी का लेटर ऑन कन्वर्जन हुआ था LIC के अंदर। ठीक, अब आज़ादी के बाद में 1955 के अंदर हमारे एक सांसद थे फिरोज गांधी। ठीक है, फिरोज गांधी जो सांसद थे, उन्होंने एक मुद्दा उठाया इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर किस चीज़ का, धांधलीबाजी का मुद्दा उठाया 1955 के अंदर। तो उसके बेसिस के ऊपर 1955 के अंदर ही जो हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्कालीन जो ओनर थे मिस्टर गोयनका, उनको सजा भी हुई। ठीक, उसके बाद ही सुधार करने की कोशिश की, और उस सुधार के प्रोसेस के अंदर LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब दोस्तों LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब, 19 जुलाई 1956 को, 19 जुलाई 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण करने के बाद में एक LIC एक्ट लाया गया, LIC एक्ट 1956। तो इसमें क्या था दोस्तों, जब राष्ट्रीयकरण का मतलब, इसके अंदर कुल 250 कंपनियों को एक साथ करके एक कंपनी बना दी गई। तकरीबन 200-250 कंपनियों को जोड़ के एक कंपनी बना दी गई। कितनी दोस्तों, 200-250 कंपनियां जो थी उनको जोड़ा, 245 कंपनियों को जोड़ के एक कंपनी बनाई गई। इस 245 कंपनियों के अंदर 154 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस की थी, 154 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस थी, 16 फॉरेन कंपनियां थी, और 75 PF की कंपनियां थी, प्रोविडेंट फंड की कंपनियां थी। इन सबको जोड़ा और एक आपस में मर्ज करके एक ग्रुप बना दिया, जिसका नाम रखा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, वर्तमान में इसके चेयरमैन है दोस्तों मिस्टर MR कुमार। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो पोर्टफोलियो है, जो हमसे ये पैसा कलेक्ट करते हैं इंश्योरेंस के नाम पे, उस पैसे को ये लगाते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट की NBFC भी है। तो उस पैसे को ये लोग क्या करते हैं, उसका जो पोर्टफोलियो है वर्तमान में कितना है, तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास इनका पोर्टफोलियो बन चुका है। ठीक है, तो एक बड़ी भारी कंपनी है ये LIC। ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो सभी कंपनियों को मर्ज के राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आपको पता है दोस्तों राष्ट्रीयकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब किसी गवर्नमेंट कंपनी का सरकार उसके सारे के सारे शेयर खरीद लेती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग राष्ट्रीयकरण कहते हैं। यहाँ सरकार ने 250 कंपनियों के शेयर खरीदे और उनको मर्ज करके एक कंपनी बना दी LIC। ठीक है, 1956 के अंदर। तो दोस्तों ये था LIC की कहानी। मिस्टर MR कुमार इसके चेयरमैन हैं वर्तमान में, और इंडिया की सबसे पहली LIC कंपनी बनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कुछ पॉइंट और रह गए हमारे, जैसे IDBI के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि IDBI की जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं हमारे बैंक्स उनके लिए। उसके अलावा दोस्तों एक बड़ी संस्था और बनाई गई जिसका नाम था एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक के नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कब बनाया गया, 9 जुलाई 1988 को।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्यों बनाया गया दोस्तों? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनाया गया कुछ विशेष कारण से। जो कंपनियां हमारी भारत की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के वर्क में बिजी हैं, उन कंपनियों की ना सिर्फ फाइनेंशियल सहायता बल्कि उनको और भी कुछ सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कुछ और भी उनको मदद चाहिए। ये सारी मदद करने के लिए विशेष रूप से आयात निर्यात से संबंधित व्यापारियों की मदद करने के लिए एक्जिम बैंक बनाया गया 9 जुलाई 1988 को। मैंने क्या कहा था आपको कि अलग अलग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाए गए, ठीक है। LIC है, हमारा सिडबी है, नाबार्ड है। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मदद करने के लिए बनाया गया एक्जिम बैंक 9 जुलाई 1988 को। उसके अलावा मैंने ICI को बता ही चुका हूँ आपको। इनिशियल स्थापना 1955 में हुई और देन आफ्टर जनवरी 1995 को क्या बना दिया गया, इसको बैंक बना दिया गया, ठीक है। UTI सबसे पुरानी संस्था है जो इन्वेस्टमेंट का काम करती थी और 80 के दशक में इसके अंदर कुछ गफले हुए, उसके बाद इसको तोड़ दिया गया, ठीक है, और उसको नई सिरे से बनाया गया और इसी से निकला हमारा एक्सिस बैंक। इसी से क्या निकला, हमारा एक्सिस बैंक निकला, ठीक है। IFCI के बारे में आपको बताता हूँ। 1 जुलाई 1948 को IFCI की स्थापना हुई थी और हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उन बैंकों की स्थापना हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 2 अक्टूबर 1975 को। इसके लिए भी हम लोग सेपरेट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, शायद कल के टॉपिक के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोग NPA पढ़ेंगे, RRBs पढ़ेंगे और हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की नॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बैंक बनाया गया दोस्तों, इंडस्ट्रियल रूरल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या था कि IRBI क्या था, जो हमारे ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि सिक हो चुकी हैं, जो कि कुछ ना कुछ कारणों से उनमें कोई डेंट लग गया, किसी कैपिटल की वजह से कम हो गई या कमज़ोर हो गई, बीमार हो गई, ऐसी सिक कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए 1971 में संस्था बनाई गई, ठीक। इस संस्था को भी 2012 में बंद कर दिया गया और उसकी जगह एक इन्वेस्टमेंट बैंक बना दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। 2012 में इसको बंद करके कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट बैंक बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और पर्पज हैं कि क्यों किसी NBFC को कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, कौन इसके साथ में जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये सारे पर्पज को आपको ध्यान रखना है और इसी पर्पज के माध्यम से हम लोग हमारे NBFC को हमने डील किया है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, NBFC क्यों बनाई गई, NBFC और बैंक में अंतर क्या है हमने पढ़ा। उसके बाद में नाबार्ड क्या है, फिर ये सारे संस्थाएं जो अलग अलग संस्था अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बनाई गई, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे जो आज़ादी के बाद भारत के अंदर किसी न किसी प्रकार से फाइनेंशियल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे हैं, नीचे की तरफ फंडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आधे घंटे की क्लास हमने ली है, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। कल से हमारी पढ़ाई उसी तरीके से उसी माध्यम से रेगुलर होगी जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। हम क्या सुधार करें, देखो सुधार आप में होने की आवश्यकता नहीं है, सुधार हमें भी होने की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं ये आप हमें बताएं। और आज 31 तारीख लास्ट डेट है हमारी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने की। तो अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए। NKS लाइव मेरा कोड है, क्या कोड है दोस्तों, मेरा कोड NKS लाइव मेरा कोड है। इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। और आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे दोस्तों अगले साल 2021 के अंदर मिलते हैं हम, एक साल बाद में। थैंक यू वेरी मच।